Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. So today we will start with your next topic that is 11.7 microbes in human welfare. इसके पहले के कुछ टॉपिक्स महाराष्ट्र बोर्ड ने 2021 में जो बच्चे बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं उनके लिए कैंसिल कर दिए हैं। तो लेकिन फिर भी हमने वो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे। तो अब हम जो वीडियोस बनाने जा रहे हैं, अब हम जो सेशंस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये आपके टॉपिक में है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर तक 2020 में जिन बच्चों ने बोर्ड्स दिया है उनके सिलेबस में ये जो टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड, ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल चैप्टर था। उनके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर 5th नंबर पे था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट था इस चैप्टर का उसमें का 50 से 60% पोर्शन कैंसिल हो चुका है। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि अब जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें से क्वेश्चन पूछा जाए, और जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे आएंगे उनके लिए तो डेफिनेटली यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक 11.7 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। लेकिन उसके पहले एक बार फिर याद दिला दूं, आपने अब तक हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट टू रिसीव आवर रेगुलर नोटिफिकेशंस देन प्लीज गो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन बिगिन विद द सेशन। डन? थैंक यू। लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हमको क्या बताया जा रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, इट नीड्स माइक्रोस्कोप। एंड ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है इंसान की भलाई के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं, उनसे कैसे हमको फायदा हो सकता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की गई है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उससे ह्यूमंस का फायदा हो सके, तो उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड engineering principles for the processing of materials by biological agents. Biological agent मतलब क्या? By biological organisms to provide goods and service to humans or for human welfare. मतलब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई ऐसे नया टेक्निक डिवाइस स्टार्ट करेंगे, ऐसी नई टेक्निक डिजाइन करेंगे जिसकी मदद से जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका डायरेक्टली ह्यूमंस को कोई यूज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके अपनी लाइफ बेटर और इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंजीनियर करके, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, डिजाइन करना, किसी भी चीज को नया बनाना, या जो ऑलरेडी चीज है उसमें चेंजेस करना। तो जो ऑलरेडी हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ थोड़ा सा चेंजेस करके, फेर बदल करके कैसे इनसे हम अपने फायदे का चीज ले सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और उस टॉपिक को हम बोलते हैं माइक्रोब्स यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। सो डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैराग्राफ? बेसिकली क्या बताया गया है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे एज बायोलॉजिकल एजेंट ताकि हम ह्यूमंस के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकें और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है। देयर आर वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अलगे, यू नो, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, नेमाटोड्स एक्सेट्रा। मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचर में प्रेजेंट हैं जिनका कुछ ना कुछ बेनिफिशियल यूज है फॉर ह्यूमंस, and their products that exhibit beneficial activities which are used for welfare of humans in regard to food, health, industry, agriculture, मेडिसिन, बायो कंट्रोल एक्सेट्रा। मतलब ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे अलग अलग टाइप के अलगे, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स, इनमें से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमको एंटीबायोटिक्स देते हैं, फंगस को हम फूड के जैसा यूज करते हैं, मशरूम का एग्जांपल ले लो, अलगे जो रेड अलगे होता है उसको सलाद में डाला जाता है, रोडोफिसिए, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। बहुत सारी चीजें, ग्रीन अलगे से सिंगल सेल प्रोटीन निकलती है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने फायदे की चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? वायरसेस से हम एंटीडोट्स बनाते हैं। ओके, सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है नेचर में जिनको हम अब तक यूजलेस समझते थे,
साइंटिस्ट ने उन ऑर्गेनिजम्स को एकदम ऐसे बोलते हैं ना गोल्डन जेम बना दिया, एकदम प्रेशियस स्टोन बना दिया कि जो चीज अब तक एकदम बेकार थी उससे कैसे फायदा निकाला जाए। सो सी साइंटिस्ट आर मैजिशियंस यू कैन से, वो एक बेकार सी चीज को भी बहुत ज्यादा काम की बना सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, मेडिसिनल पर्पस, फूड पर्पस, हेल्थ पर्पस, इंडस्ट्री पर्पस, क्योंकि बहुत सारी चीजें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे कोई सिरप हो गया, कोई एंटीबायोटिक हो गई, कोई एंटीडोट हो गया, ठीक है, या अलगे की बात कर लो, अलगल ग्रोथ हो गई फिशेस वगैरह का खाने डालने के लिए। सो सारी चीज़ों को इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करेंगे तो पैसे आएंगे एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। सो देर आर a lot of advantages which you and I we still don't know. Okay, all right. These organisms are used variously in food and feed technology, इंडस्ट्री, वेस्ट यूटिलाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने आपको अभी बोला कि इनके इतने यूजेस हैं कि आप इन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते करते थक जाओगे, लेकिन इनके फायदे कम नहीं होंगे। दे आर वेरी बेनिफिशियल। लेकिन हम बोलते हैं ना कि हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, अगर इनके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो इनका एक या दो डीमेरिट भी होगा, हाँ, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो इतना जब पॉजिटिव चीजें बहुत सारी होती है तो कभी कभी नेगेटिव चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर देना चाहिए। सो फिलहाल हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल टू humans. So did you understand this paragraph? Now we will discuss different sectors, अलग अलग सेक्टर जहां पर actually microorganisms यूज हुए हैं. So are we ready? Shall we move ahead? All right. तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, अलगे, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नीमाटोड, ये फूड प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के लिए सबसे वन ऑफ द बेसिक नीड हमारी क्या है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में से फूड। तो फूड में ये ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज होते हैं, कैसे उनका हम फायदा उठा सकते हैं, हाउ दे आर बेनिफिशियल टू अस, लेट अस हैव अ लुक। माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकर्ड इन 2 phases। बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट 2 phases में हुई थी। एक ट्रेडिशनल, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल टिल 1971 एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न आफ्टर 1970। ओके, 1971 के पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करने की टेक्नोलॉजी थी वो ट्रेडिशनल में काउंट होती है, लेकिन 1971 के बाद, मतलब 1970s के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और अलग अलग फायदे ले पाए, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्मेंटेशन बैक्टीरिया। अगर मैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आपको कृष्णा जी का समय अगर याद हो, उनको मक्खन पसंद था। मक्खन कैसे बनता है? दूध को फर्मेंट करके। ठीक है, सो दूध जब तक फर्मेंट नहीं होगा तब तक बटर नहीं बनेगा। तो फर्मेंट होने के लिए दूध को हमको बैक्टीरिया डालना पड़ता है, और वो बैक्टीरिया नेचुरली एयर में प्रेजेंट रहता था, ठीक है, या रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। सो CO2 चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फर्मेंटेशन करने के लिए, और फर्मेंटेशन बैक्टीरिया चाहिए। तो ये चीजें मतलब पहले के टाइम पे भी हजारों, करोड़ों, लाखों, आई डोंट नो कितने साल पहले से ये मक्खन जी वाला, मतलब कृष्णा जी वाला कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो सोचो ये कितना ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है कि लोग कब से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो मतलब लोग कब से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग चल रहा है आपका कि ये जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी, ये आज की नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम आज नया नया यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों, करोड़ों साल से लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते आ रहे हैं। बस फर्क इतना था कि पहले किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया और किसी साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया और अपने नाम से पेटेंट करा लिया। मतलब बेसिकली देखो, एक साइंटिस्ट क्या होता है? हु इज अ साइंटिस्ट? हु ऑब्जर्व्स थिंग्स। सारी चीजें पहले से ही नेचर में होती हैं। देखो, साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च करता है, इन्वेंशन करता है। रिसर्च मतलब क्या होता है? आपके एनवायरनमेंट में वो चीज पहले से प्रेजेंट है, आप सिर्फ उसको वापस से ढूंढ के ऑब्जर्व करके अपने नाम से बताते हो, रिसर्च करते हो। चीजें पहले से है, आप बस उसको रिसर्च करते हो, री ऑब्जर्व करते हो। एक अच्छा साइंस स्टूडेंट या एक अच्छा साइंटिस्ट वही होता है जो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करे, क्योंकि अगर आप अपने एनवायरनमेंट से ही अवेयर नहीं हो, कितनी बार ऐसा होता होगा कि आप 2 साल तक कंटिन्यू एक ही रास्ते से कॉलेज से आ रहे जा रहे हो, लेकिन किसी दिन मैंने पूछ लिया कि आपके कॉलेज से आते वक्त कौन से फ्रूट का झाड़ पड़ता है, तो शायद आपको क्लिक भी ना हो कि अरे मेरे रास्ते में कोई झाड़ भी पड़ता है। क्योंकि हम इतने ज्यादा सेल्फ एनग्रोस्ड होते हैं, इतने ज्यादा बिजी होते हैं खुद में कि हम नेचर
नेचर को ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं, ठीक है। सो एक अच्छा साइंटिस्ट वही होता है जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो ये फर्मेंटेशन वाला टेक्निक तो हजारों करोड़ों सालों से चलते आ रहा था, लेकिन इसको लिखा कब गया, इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर कब किया, जब उन्होंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया, और उसको हमने इंक्लूड कर दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन. These were used in the preparation of variety of indigenous fermented food products. क्या बोला गया है कि ये जो फर्मेंटेशन प्रिंसिपल काम करता है, मतलब ये फर्मेंटेशन के बेसिस पे हम जो खाना बनाते हैं, ये फर्मेंटेशन प्रिंसिपल यूज करके हमने बहुत सारे अलग अलग इंडियन फूड डेलिकेसीज तैयार किए हैं, इंडियन फूड डिशेस, जैसे कि ढोकला, इडली, डेयरी प्रोडक्ट्स, मक्खन, बटर, दही की बात करें, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फूड के एग्जांपल्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल को यूज करके हमने डिजाइन की है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स थे। अब पहला हमको क्या बताया गया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डोसा, ढोकला एंड इडली। एज यू कैन सी ऑन योर बोर्ड कि क्या डिस्प्ले हुआ है, पहला फूड प्रिपरेशन कौन सा है, डोसा, ढोकला और इडली का। तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, The dosa, idli and dhokla are fermented products produced due to activity of bacteria. मतलब जब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं जो CO2 बबल को एयर में से ट्रैप कर लेते हैं और अपने अंदर एनग्रोस्ड कर लेते हैं, अपने अंदर एम्बेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना फर्मेंट होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। सी फर्मेंटेशन बेसिकली मीन्स एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करना खाने को। खाने में जब हवा नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नहीं लगेगा, तो उसमें से खट्टी बदबू आने लग जाती है, मतलब आपका खाना फर्मेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब खाना खाना स्टार्ट कर दो, हर एक चीज का फर्मेंटेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक ही अच्छा रहता है। ओवर फर्मेंटेड फूड भी आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। सो द डोसा, इडली एंड ढोकला आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस। ये जो ढोकला, डोसा और इडली की अगर हम बात करें तो डोसा और इडली किससे बनता है, राइस और दाल, जो आपकी उड़द दाल होती है, ब्लैक ग्राम जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में उड़द दाल को ब्लैक ग्राम बोलते हैं, जो सफ़ेद वाली दाल होती है। सो बेसिकली जब हम चावल और दाल को फर्मेंट करते हैं, भिगा के उसमें उसको दही मिला देते हैं थोड़ा सा, ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए, तो दही में क्या होता है, दही में आपका बैक्टीरिया होता है, दैट इज योर बैक्टीरियल सोर्स ऑफ फर्मेंटेशन। सो दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस, ब्लैक ग्राम विथ एयरबोर्न। एयरबोर्न मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है। कौन से दो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। कौन से दो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। ये दो बैक्टीरिया जो नेचुरली एयर में प्रेजेंट हैं, ये आपके चावल और दाल के मिश्रण को, मिक्सचर को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसके वजह से आपको सक्सेसफुल डोसा और इडली मिलता है। और ढोकला क्या करते हैं, ढोकला बेसन को फर्मेंट करके बनाते हैं, तो बेसन में भी यही एयरबोर्न बैक्टीरिया फर्मेंटेशन लाते हैं। बेसिकली फर्मेंटेशन में क्या होता है, CO2 जो होता है, आपके एयर में जो CO2 होता है, और जो ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया CO2 को लाके आपके खाने में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके खाने का लेवल बढ़ जाता है। मतलब आपका जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। आपने देखा होगा रात को मम्मी जब चावल भिगा के रखती है इडली बनाने के लिए, तो टोप आधा भरा रहता है, लेकिन दूसरे दिन 8 घंटे के बाद जब आप सुबह उठकर देखते हो तो वो टोप का लेवल पूरा कवर हो चुका होता है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 बबल ट्रैप हो गया, हवा भर गई है, जिसकी वजह से राइस का लेवल राइज हो जाता है, ठीक है, राइस का लेवल राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि फर्मेंटेशन हो चुका है और अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्लफी बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा, ठीक है, एकदम सॉफ्ट। और अगर फ्लफी नहीं बना है, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट राइज नहीं हुआ है, तो मतलब आपका प्रोडक्ट फ्लफी नहीं बनेगा, कड़क बनेगा। CO2 produced during fermentation causes puffing of the dough। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, कुछ CO2 एयर से लिया जाता है, कुछ CO2 बैक्टीरिया खुद रिलीज करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो CO2 बन रहा है, ये CO2 क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को पफी बना देता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा कोई यूटेंसिल है जिसके अंदर मम्मी ने इधर तक राइस भर के रखा है, ये स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक के बैक्टीरिया हैं। ये लोग जो CO2 रिलीज कर रहे हैं वो CO2 और एयर से जो CO2 आ रहा है, ठीक है, वो CO2 मिलके क्या करेगा, यहाँ पे गैसेस ऑक्यूपाई होते जाएंगे, और जैसे जैसे गैस ऑक्यूपाई होते जाएगा ये लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो CO2 की वजह से क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्ट फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। सो डिड यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा डोसा, इडली और ढोकला जो है वो फ्लफी बनता है, समझ में आया। डो मतलब क्या होता है, DOUGH, आटा, जो मिश्रण होता है। अब आपको देखो एक बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू टेल नेम द माइक्रोब्स यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ ढोकला।
कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं हम ढोकला को फर्मेंट करने के लिए? हमको इडली के लिए तो बता दिया, ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। तो ढोकला के लिए वन ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? वन ऑफ द एग्जाम्पल इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और यही बैक्टीरिया इडली और ढोकला को फर्मेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। और नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट, पर वो फाइंड आउट हम बाद में देखेंगे। अब सेकेंड सोर्स ऑफ फूड हम देखते हैं, माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, पहले हमने क्या देखा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके फूड को फर्मेंट कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद फूड का काम कर रहा है, मतलब हम डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। तो ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनको हम खा सकते हैं? लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। यस, टेल मी, चलो बताओ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम डायरेक्टली खा सकते हैं? प्रीवियस टॉपिक्स में हमने एक टॉपिक कवर किया था सिंगल सेल प्रोटीन, जिसमें हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं, अलगे में से हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आप डायरेक्ट खा सकते हो उसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, सम माइक्रोब्स और देयर फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, मतलब जो हमको दिखाई देते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, जैसे अलगे और कुछ फंगस। सो सम माइक्रोब्स और देयर फ्रूटिंग बॉडीज आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड एज दे आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। आपको पता है कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, ठीक है, लेकिन हम उसको बना नहीं सकते। असेंशियल मतलब क्या होता है? जो चीज़ बॉडी को चाहिए लेकिन बॉडी खुद नहीं बना सकती। नेसेसरी मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो बॉडी को चाहिए और बॉडी खुद बना भी सकती है। देखो, नेसेसरी और एसेंशियल के बीच का डिफरेंस मैंने पहले भी बताया है। नेसेसरी मतलब आपको जो चीज़ चाहिए वो आप बना सकते हो, आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन असेंशियल मतलब क्या होता है? जो आपकी बॉडी को चाहिए पर बॉडी बना नहीं सकती, वो आउटर सोर्स से ही लेना पड़ेगा, जैसे विटामिन्स। सो जो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें विटामिन्स होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन होता है, उनको हम डायरेक्टली खाते हैं तो हमको डायरेक्ट विटामिन कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है, द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन SCP और सिंगल सेल प्रोटीन डिनोट्स dead and dried cells of microorganisms like bacteria, algae, molds and yeast। हमको यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हम सिंगल सेल प्रोटीन ये वर्ड बोलते हैं SCP, जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हम क्या बात कर रहे हैं? सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स जब आप डेड या ड्राइड किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को आप यूज कर रहे हो डायरेक्ट खाने के लिए क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, then that is known as single cell protein। एक सेल से प्रोटीन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे सेल्स आप खाते हो to get more and more amount of protein and vitamins। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है? some mushrooms, हमने बोला ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनकी फ्रूटिंग बॉडी, मतलब उनका एक्चुअल फ्रूट। सो some mushroom and truffles are directly used as food। कुछ ऐसे मशरूम की स्पीशीज हैं जो हम डायरेक्ट खा सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कुकुरमुता भी बोलते हैं। But let me tell you that all mushrooms are not edible. There are many species of mushrooms which are poisonous. Okay, so they belong to higher fungi. They belong to higher group of fungi. Mushroom is a type of fungus. Underline this. They produce large fleshy fruiting bodies which are edible। तो ये मशरूम्स और ट्रफल्स जो होते हैं ये ऐसे लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे छत्ता जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर अम्ब्रेला जैसा होता है, नीचे छोटा सा स्टॉक होता है। सो दे मेक लार्ज फ्रूटिंग बॉडीज जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन कंटेंट होता है। ओके, फ्रूटिंग बॉडीज आर शुगर फ्री। उनकी जो बॉडी होती है इट डू नॉट कंटेन मच ऑफ अ शुगर। इट इज़ फैट फ्री बट इट इज़ वेरी मच रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स। जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी चीज़ें उसमें है। उसमें शुगर ज़्यादा नहीं है तो डायबिटिक पीपल कैन हैव इट। उसमें फैट ज़्यादा नहीं है तो ओबेसिटी वाले लोग भी उसको खा सकते हैं। सो इट इज़ good thing from all point of view, but it is a little expensive and a very sensitive fruiting body। अगर उसको आपने एक दिन भी छोड़ दिया खुले में तो उसमें इन्फेक्शन लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, द फूड इन द फ्रूटिंग बॉडी इज लो कैलोरी। इनफैक्ट ये जो मशरूम और ट्रफल्स होते हैं इनमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। तो देखा जाए तो हर एंगल से मशरूम्स बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव एलर्जी। नहीं तो मालूम पड़ा किसी को एलर्जी और तुमने मशरूम पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया, सो बहुत भारी पड़ जाएगा वो मशरूम। ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं फूड में? आपका जो रेड अलगे होता है जो पत्ते के फॉर्म में ग्रो होता है, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में उस अलगे को सैंडविच के बीच में डालकर खाया जाता है एज अ
सोर्स ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन। सो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको आप डायरेक्ट खा सकते हो, ठीक है, लाइक मशरूम एंड अलगे। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमको क्या बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब इन मिल्क इंडस्ट्री। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, अच्छा ये बताने से पहले आपका वो जो पिंक वाला बॉक्स था ना, फाइंड आउट वाला, जो मैंने आपको बोला था बाद में देखेंगे, तो वो अब देखते हैं। नेम्स ऑफ सम एडिबल मशरूम्स एंड पॉइजनस मशरूम्स। आपको एडिबल मशरूम और पॉइजनस मशरूम के नाम पूछे गए हैं। तो एडिबल मशरूम का एक एग्जाम्पल है, एडिबल मशरूम का अगैरिकस बिस्पोरस, अगैरिकस बिस्पोरस। इसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। और पॉइजनस मशरूम का अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं याद करने के लिए, तो यू कैन राइट टोड स्टूल्स। टोड स्टूल्स मतलब क्या होते हैं, जिसको हम कुकुरमुता बोलते हैं, मतलब एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उनकी जो पॉटी होती है, उसके वजह से जो मशरूम बनते हैं। जैसे किसी बारिश में ज़्यादातर गांव में सड़क के किनारे आपको छोटे छोटे मशरूम देखने को मिलते हैं, झाड़ के ऊपर छोटे छोटे मशरूम देखने को मिलते हैं, तो एक्साइटेड होके वो तोड़ के खाने मत लग जाना, दे आर पॉइजनस स्पीशीज। एडिबल मशरूम स्पीशीज की लिटरली फार्मिंग होती है, खेत उगाए जाते हैं, ठीक है, खेत में ये मशरूम्स ग्रो किए जाते हैं, और वही मशरूम्स एडिबल होते हैं, हेल्दी होते हैं खाने के लिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल मशरूम एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइजनस मशरूम। डिड यू गेट इट? ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी हमने बोला दैट हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है, मिल्क इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था ढोकला के फर्मेंटेशन के लिए, हियर ऑल्सो सेम बैक्टीरिया इज यूज्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LAB, लैब, लाइक लैक्टोबैसिलस आर एडेड टू मिल्क। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम क्या करते हैं, मिल्क में ऐड कर देते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ होता है, दही में होता है, और दही में भी कहाँ से आया, एयर से, ठीक है। सो दीज बैक्टीरिया आर एडेड टू मिल्क। इट फर्मेंट्स लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज होता है, उस लैक्टोज को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड बना देता है, मतलब शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड कॉजेज कोएगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन केसीन। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करेगी, एसिड है तो ये चीज़ों को ब्रेक कर देगी, तो ये एसिड क्या करती है, हमारे मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, केसीन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है मिल्क में, केसीन प्रोटीन। ये लैक्टिक एसिड उस प्रोटीन को कोएगुलेट करती है। कोएगुलेट मतलब क्या होता है, उसको जमा देती है, गाढ़ा कर देती है, और इस वजह से आपका पतला दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। देखो दही की कंसिस्टेंसी थिक होती है, दही जाड़ा होता है, मतलब थिक होता है, वो दूध जितना पतला नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने दूध के शुगर को, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, और फिर वही लैक्टिक एसिड ने प्रोटीन केसीन को कोएगुलेट कर दिया। कोएगुलेट करना मतलब जमा दिया, गांठ बना दी, गाढ़ा कर दिया। मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड, योगर्ट एंड चीज। और इसी तरीके से आपका जो मिल्क है वो दही, श्रीखंड, मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है, चीज बना सकते हैं उसका, ठीक है। The starter or inoculum used in preparation of milk products actually contains millions of lactic acid bacteria. जब हम, आपने देखा होगा घर में अगर मम्मी दही जमाती है या कोई भी घर का इंसान जब दही जमाता है तो वो दूध उबालता है, उसको ठंडा करता है और फिर उसमें 1 या 2 चम्मच दही ऐड करता है, क्योंकि दही में सबसे ज़्यादा सोर्स होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। आप ऐसे ही अगर दूध को छोड़ दोगे तो वो फर्मेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग पनीर वगैरह बनाने के लिए दूध को नेचुरली गाढ़ा करने के लिए उबालते हैं और उसमें नींबू ऐड कर देते हैं। नींबू ऐड करने से क्या होता है, नींबू में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और एसिड का बेसिकली काम क्या है, दूध के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कोएगुलेट कर देना। तो दूध, मम्मी बोलती है ना आज दूध फट गया, फट गया मतलब क्या हो गया, दूध के अंदर जो शुगर थी वो एसिड में कन्वर्ट हो गई, लैक्टिक एसिड में, और उस एसिड ने दूध की प्रोटीन को कोएगुलेट कर दिया। बहुत सारे लोग नमक डाल के दूध को फाड़ते हैं बिकॉज इट कंटेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज एन आयन। बहुत सारे लोग नींबू डालते हैं, बहुत सारे लोग दही डालते हैं। सो सी इनोक्यूलम मैटर्स, इनोक्यूलम डजंट मैटर। इनोक्यूलम मतलब क्या होता है कि आप क्या चीज डाल रहे हो दूध में, एट द एंड आपको क्या मिलता है, दूध का फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, पहला एग्जाम्पल आपको बताया गया है कर्ड का। इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इनोक्यूलेट करना मतलब क्या होता है, ऐड करना। उधर अंडरलाइन करके लिख लो, इनोक्यूलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, एडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय इनोक्यूलेटिंग, एडिंग। तो इंडियन कर्ड कैसे बनाई जाती है, इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड
बाय इनोक्यूलेटिंग मिल्क विथ लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इट ऑल्सो चेक्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये हम डिजीज मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है वो चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। वो अनदर एप्लीकेशन है। हम अगर फूड और ह्यूमंस से रिलेटेड चेक करें, बात करें तो कर्ड बनाने में, दही बनाने में ये बैक्टीरिया यूज किया जाता है। लेकिन इसका अनदर मेडिसिनल एडवांटेज, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का अनदर मेडिकल एडवांटेज है कि अगर ये कोई डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको फर्मेंट कर देंगे तो समझ जाने का कि ये दही खराब है या इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट जो आपको मिलता है मिल्क को फर्मेंट करके, दैट इज योगर्ट। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्जारिकस। देखो अभी इस आज जो हमने सेशन स्टार्ट किया है, यहाँ से लेकर आपके इस चैप्टर के एंडिंग तक अब आपको बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम याद करने हैं। आप एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कौन से बैक्टीरिया का काम क्या है। दही के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, योगर्ट के लिए कौन से दो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्जारिकस। ये दही में ऐड किए जाते हैं ताकि आपको उसका और प्यूरिफाइड वर्जन मिल सके, फैट फ्री दही मिल सके। ठीक है। देन कम्स बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब छाछ। The acidulated liquid left after churning of butter from curd is called buttermilk। दही में से आप गाढ़ा गाढ़ा पार्ट जब निकाल देते हो उसमें सिर्फ पानी बचता है तो उसको हम बोलते हैं छाछ या बटर मिल्क। ठीक है। और लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या है, चीज। everybody's favorite, everybody likes cheese on sandwich, everybody likes cheese in frankie, पनीर मतलब पिज्जा के ऊपर सबको चीज पसंद है। तो चीज कैसे बनती है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। द मिल्क इज कोएगुलेटेड विथ लैक्टिक एसिड। सबसे पहले मिल्क को लैक्टिक एसिड डालकर कोएगुलेट करेंगे, मतलब उसका प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एंड द कर्ड फॉर्म्ड इज फिल्टर्ड टू सेपरेट वे। क्या करेंगे हम, जो दही बनी है उस दही में से हम उस दही को एकदम एक मसलिन क्लॉथ में या एकदम स्मूथ कपड़े के क्लॉथ में बांध देंगे। उसमें से जितना पानी है सारा का सारा पानी निकाल देंगे, बटर मिल्क को साइड में निकाल देंगे और सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा पार्ट कलेक्ट करेंगे। The solid mass is then ripened with growth of mold that develops flavor in it। और जो गाढ़ा गाढ़ा मास अब बचा है, the solid mass, उसको हम क्या करेंगे, राइप करने के लिए रखेंगे। राइप मतलब अब उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, उसमें कुछ मोल्ड्स ऐड कर देंगे, कुछ ईस्ट आपने सुना होगा केक वगैरह में डालते हैं, तो इसमें हम कुछ मोल्ड्स ऐड कर देंगे विच इज अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे हमारे दही में जो सादा टेस्टलेस दही है उसमें फ्लेवर आ जाएगा। अलग अलग टाइप के चीज होते हैं जिनमें अलग अलग फ्लेवर्स होता है। ठीक है। या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। देखो चीज, अलग अलग टाइप की चीज कैसे पहचानी जाती है, उनके टेक्सचर के वजह से कि वो स्मूथ है या कड़क है, फ्लेवर के वजह से, टेस्ट के वजह से, विच आर डेवलप्ड बाय डिफरेंट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के चीज बनाते हैं, शेडार चीज, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चीज, इवन आई डोंट रिमेंबर। ओके, ऑलराइट। द रॉकफोर्ट एंड कैम्बर्ट चीज, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। द रॉकफोर्ट एंड कैमेम्बर्ट चीज आर राइपेंड बाय ब्लू ग्रीन मोल्ड्स, अंडरलाइन करो इसको, बाय ब्लू ग्रीन मोल्ड्स पेनिसिलियम रॉकफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी रिस्पेक्टिवली। ये दो ऐसे टाइप की चीज हैं जिनमें हम ये दो स्पेसिफिक मोल्ड्स डालते हैं। रॉकफोर्ट चीज में हम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी बैक्टीरिया डालते हैं और कैमेम्बर्ट चीज में हम पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी बैक्टीरिया डालते हैं, सॉरी मोल्ड्स डालते हैं। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये मोल्ड्स हैं। मोल्ड्स अलग होते हैं, बैक्टीरिया अलग होते हैं, फंगस अलग होता है, सबका अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। आपको फिलहाल वो नहीं पढ़ना, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था जब आप किंगडम प्लांटे के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। द लार्ज होल्स इन स्विस चीज, आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी सबको पसंद होगा, तो टॉम एंड जेरी कार्टून में जो चीज यूज की गई है दैट इज एक्चुअली स्विस चीज, येलो कलर की जिसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। सो द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर डेवलप्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नोन एज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी। तो वो जो बड़े बड़े चीज हैं, वो बड़े बड़े होल्स होते हैं जो हमारी स्विस चीज में, वो होल्स किसके वजह से बने हैं, CO2 के वजह से बने हैं। और ये CO2 किसने बनाने में हेल्प किया, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से बैक्टीरिया ने रिलीज किया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। दिस इज अ स्पेसिफिक मोल्ड विच हैज यूज्ड टू प्रोड्यूस CO2 so that it could make large holes in our Swiss cheese। याद आया ना आपको टॉम एंड जेरी वाला चीज।
ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आपको तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फर्मेंटेशन, ढोकला, डोसा, इडली वाला, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट जो हम खाते हैं, मशरूम, ट्रफल्स, और लास्ट में डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो मेक श्योर कि आप लिस्ट बनाना चालू करें बुक में, प्रोडक्ट और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्ट और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा प्रोडक्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है ये लिखना स्टार्ट करो। और वो बैक्टीरिया है कि फंगस है कि अलगे है कि ईस्ट है वो भी लिखना चालू करो। ठीक है, चार्ट बना लो। समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, हमारे खाने से रिलेटेड है, एंड वी लिव फॉर आवर स्टमक। जस्ट किडिंग, the topic is very much important, the names mentioned in it are very much important, so make sure that you note down each and everything. You make sure that you note down all the names and species of bacteria, molds and different fungus that are described in this topic. If you still have any doubt that we discussed in the session, then please feel free to ask your doubts in the comment section. अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पर एक हिट बनता है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए to help them as well. And if you haven't subscribed to our channel yet, then what are you waiting for? Please go and subscribe to our channel Gyan Lab to receive regular notifications. That's it for today. Stay tuned. See you soon with the next concept. Thank you.